सजातीय स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद विजातीय स्वर होते हैं, वे कितने होते हैं? तो अभी हम समझेंगे कि सजातीय स्वर कितने होते हैं और विजातीय स्वर कितने होते हैं। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। तो आप सब लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान रखनी चाहिए कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। आपको पता होगा 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सजातीय और एक तो है आपके सजातीय, क्या कहोगे? एक है आपके सजातीय स्वर और दूसरा हो जाएगा विजातीय स्वर। एक है सजातीय स्वर और दूसरा कौन सा है? विजातीय स्वर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, ठीक है। अब हमने कहा सजातीय स्वर। सजातीय का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा एक ही जाति के, कैसे हो? एक ही जाति के हो। और विजातीय का मतलब है जो अलग अलग जाति के हो। बिल्कुल सरल भाषा, एकदम देखने से ही चीजें समझ में आती हैं कि सजातीय स्वर जो एक ही जाति के हो और विजातीय स्वर का मतलब क्या है? जो अलग अलग जाति के हो। जैसे हम कहें सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? सजातीय 3 ही तो है। कहोगे एक है आपके बड़ा, बड़ी, क्या कहोगे? बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ। अब देखो इसका जो निर्माण होता है, जैसे हमने कहा ये जो स्वर है तो इसका निर्माण कैसे होगा? आप कहोगे छोटा आ प्लस छोटा आ कर देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? बड़े आ का निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद हमने कहा ये जो ई है, इसमें समझो आप, हमने कहा ई है, इसका निर्माण कैसे होगा? कहोगे छोटी ई प्लस छोटी ई मिला देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? ई का निर्माण हो जाएगा। और बड़ा ऊ के लिए क्या करना है आपको? कि आप छोटा ऊ प्लस क्या करेंगे? छोटा ऊ करेंगे तो आप किसका निर्माण हो जाएगा? बड़ा ऊ का निर्माण हो जाएगा। अब हमने कहा कि इसका जो निर्माण हुआ वो एक जैसे शब्दों से मिलकर हुआ है ना। एक जैसे स्वर हैं उनको मिलाया तभी इसका निर्माण हुआ। ये भी देखो एक जैसे हैं, यहाँ पर भी एक जैसे हैं, तो जैसे एक जाति के हुए इसलिए इसे क्या कहा गया? सजातीय स्वर कहा गया। और यहाँ पर देखेंगे विजातीय स्वर कितने होते हैं? तो क्या कहोगे? विजातीय स्वर होते हैं ए, ऐ और क्या कहोगे? ओ, औ। तो ये जो है आपके 4 कैसे स्वर हैं आपके? विजातीय स्वर। कैसे हैं? विजातीय स्वर है। तो याद रखना, हमने कहा विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 4। और हमने कहा सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 3। अब हमने कहा ये विजातीय स्वर है, इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा गया? क्या कहोगे? इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा गया? इनका निर्माण कैसे हुआ? बता सकते हो? इसका निर्माण जैसे हम कहें ये जो है आपके, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो कहोगे आ प्लस ई से इसका निर्माण हुआ ए का। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है आपके, इसका निर्माण किससे हुआ? आ प्लस बड़ी ई से इसका निर्माण हुआ। कि गलत तो नहीं बता रहे? या बड़ा, हमें तो गलत लग रहा है ये। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इसका निर्माण? तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने क्या बनाया इसका निर्माण? बताओ जल्दी से। फिर इसमें क्या दोगे? बड़ा सर, बड़ी ई से होगा क्या? नहीं होगा, ए से होगा। क्या होगा? ए। यहाँ पे बड़ी ई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। समझे बात? अब बनेगा आपकी क्या? ऐ।
ये सब जो चीजें ये हमने आपको बताई, ये चीजें फिर भी भूल रहे। इसके बाद ये जो ओ है इसका निर्माण आ प्लस ऊ से होगा। किससे होगा? ऊ से होगा। और इसके बाद जो है इसका निर्माण क्या कहोगे? आ प्लस ओ से इसका निर्माण होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो स्वरों से तो निर्माण हुआ इनका, लेकिन क्या एक जैसे स्वरों से निर्माण हुआ? नहीं हुआ, अलग अलग स्वरों से निर्माण हुआ। तो याद रखना है ए का निर्माण किससे होता है? बताओगे आ प्लस छोटी ई से ए बनता है। इसके बाद आई का निर्माण कैसे होता है? कहोगे आ प्लस ए से क्या बनता है? आई बनता है। ओ का निर्माण कैसे होता है? आ प्लस छोटा ऊ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। और औ किससे बनेगा? आ प्लस ओ से मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये आपके कैसे स्वर हो गए? विजातीय। जो अलग अलग जाति के मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। एक ही जाति के स्वर मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? कौन से स्वर? सजातीय स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है? 3। और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 7। और ये जो 7 स्वर होते हैं कौन कौन से? कहोगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो क्या कहोगे? ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को क्या कहते हैं? कहोगे इन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। याद रखना इस चीज को। संयुक्त मतलब क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हो या एक से अधिक चीजों से मिलकर बना हो। तो आपकी ये भी जो स्वर है वो एक अकेले से निर्माण तो नहीं हुआ, 2 स्वरों से मिलकर निर्माण हुआ। यहाँ पर भी ये स्वर है, ये भी 2 स्वरों से निर्माण हुआ। तो समझ लीजिए संयुक्त स्वर कितने होते हैं? सीधा पूछा जाता है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? कहोगे 7 होते हैं संयुक्त स्वर और 4 होते हैं विजातीय स्वर और 3 होते हैं कैसे? सजातीय स्वर। लिख लीजिए। सर जाति के आधार पर मूल स्वर नहीं आते इसमें? नहीं, जाति के आधार पर मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर आपसे वही पूछा जाएगा। सिर्फ 4 स्वर होंगे मूल स्वर, जो आपके कौन से हैं? छोटा, छोटी और छोटा ऊ और इसके साथ में आपकी री होगा। इनको ही मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है? संयुक्त स्वर आपने कितने बताए? 7। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ये स्वर होते हैं इसे आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? आगत स्वर अयुग्मा अलग हाथ चांदनी कहाँ आती है इसमें? ऐसे कहो जैसे अंग्रेजी से आया हुआ है आगत स्वर। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, है ना? जा और खा वो अलग है चीज। आगत स्वर की अगर बात करें, जैसे हमने डॉक्टर लिखा तो ये आपके जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो अंग्रेजी में आता है। ये जो है इसे आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर। लिखा तो है आपके देवनागरी लिपि में, लिखा है ना, हिंदी के अक्षर भी है, हिंदी भाषा में तो लिखी डॉक्टर। लेकिन ये जो स्वर है इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। डॉक्टर है, हॉस्टल है, नॉलेज है, कॉलेज है। तो यहाँ पर जो आपके स्वर का प्रयोग होता है उसे आगत स्वर कहते हैं। सीधा पूछा जाता है कि डॉक्टर में कौन से स्वर का प्रयोग किया गया, तो क्या कहोगे? आगत स्वर का प्रयोग किया गया। अभी तुरंत बताते हैं इसके बाद। हो गया आपका सबका? ठीक। आज आप पढ़ लो स्वरों का वर्गीकरण, नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। जब भी दोबारा पढ़ोगे समझ लेना रिवीजन नहीं होगा। बना लो आगत स्वर।
जो प्रयोग होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉलेज जब लिखते हैं आप, डॉक्टर लिखते हैं, नॉलेज लिखते हैं, तो इनमें आपके किसका प्रयोग है? कहोगे इनमें आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। ठीक है, तो सीधे अक्षर दिए जाते हैं, आप एक शब्द लिख देगा और बोलेगा इसमें कौन सा स्वर का प्रयोग किया गया, और आप तो सीख गए कि इसमें क्या है? आगत स्वर, अंग्रेजी से आया हुआ है स्वर। ठीक है, जो आपके ऐसा लिखा होता है ना, आगत स्वर। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। चलिए फिर से हम स्वरों का परिणाम लिखते हैं। अब हेडिंग बनाओ, जीव के आधार पर, जीवा लिखा जाता है उसी को, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 होता है कि 4 होता है? 3 होता है। क्या कहोगे? अग्रस्वर, मध्य स्वर और क्या होगा? वेरी गुड। तो याद रखेंगे 3 प्रकार से होता है। एक होगा आपके अग्रस्वर, दूसरा होगा आपके मध्य स्वर, और तीसरा क्या होगा? पश्च स्वर। याद रखना 3 चीजें। जीव के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। एक होगा अग्रस्वर, दूसरा कौन सा होगा? मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा होगा? पश्च स्वर। तो उदासीन स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर है उसे उदासीन नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उदासीन स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखना आप लोग, जो आपके मध्य स्वर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन स्वर कहेंगे। ठीक है। अग्रस्वर कौन से होंगे? जो आगे बैठे होंगे स्वर, तो आगे बैठे होंगे स्वर, उन्हें क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। और जो पीछे बैठे होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। और जो मध्य में बैठा होगा उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर, उसी को उदासीन स्वर भी कह सकते हैं। तो देखो अग्रस्वर का मतलब क्या है? एक ई होगा आपके, बड़ी ई होगा, और क्या कहोगे? ए होगा, और क्या होगा? ऐ होगा। याद रखना, ये चीजें याद कैसे करोगे। ठीक है, हमने कहा अग्रस्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। तो कौन कौन सी है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अब हमने कहा जो मध्य स्वर है इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और कौन सा है? आ है। अब इधर छोटा आ है, बड़ा आ है, तो क्या कहोगे? छोटा आ, बड़ा आ नहीं। बोल के देखेंगे, आ अंदर को जा रहा है। अभी आप प्रैक्टिस करना बोलने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कैसा है? मध्य स्वर है। और इसके बाद पश्च स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है टोटल? क्या कहोगे? स्वर की संख्या 10 है। यहाँ पर री को अगर छोड़ दिया जाए, री नहीं लेंगे यहाँ पर ना, तो अगर हम री को छोड़ दें तो 10 ही है। तो 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया। अब बचे कितने? 5। अब बचे कौन कौन से? तो क्या कहोगे? तो बड़ा आ बचा हुआ है, इसके बाद क्या बचा है? छोटा ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा हुआ है, तो क्या कहोगे आप? ओ बचा है, और क्या बचा है? आओ। तो ये जो स्वर है ये आपके कैसे स्वर है? पश्च स्वर है। ठीक है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। और यहाँ पर आगत स्वर भी आ जाता है। क्या कहोगे? आगत स्वर भी यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा स्वर आ जाएगा? आगत स्वर यहाँ पर आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने कहा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया हमने? कहोगे सर 3 प्रकार से किया। पहला कौन सा है? अग्रस्वर, दूसरा कौन सा है? मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। याद रखना, अग्रस्वर में आप छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में क्या कहोगे? आ,
और पश स्वर में आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत स्वर या आपके मध्य स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब समझो, जैसे आपसे पूछा जाए मध्य स्वर और उदासीन, उदासीन स्वर कौन सा है? हाँ, जो छोटा है वो कैसा है? उदासीन। अब बेचारा अकेला बचा हुआ है इसलिए उदास रहता है ना? इसलिए उदास क्यों कहते हैं इसे? उदास इसलिए कहते हैं कि अकेला है, इसके साथ में कोई होता है तो हंसता, बातचीत करता किसी से, लेकिन अकेला बैठा है, सिर्फ मोबाइल भी नहीं है पास में। अगर मोबाइल होता तो कौन समस्या ही रहती है ना? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कुछ लोग आते हैं, घर पे आए हैं, कहीं मिले, आपस में दोस्तों से एक दूसरे के पास बैठ के 10-15 मिनट तक एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन आधा घंटे के बाद जो नजारा होगा वो अलग होगा। सभी लोग अपने अपने मोबाइल से मतलब है, वो उधर बैठे, इधर बैठे, इस प्रकार से चलता है। देखा होगा ना ऐसा? आते समय ठीक है भाई, कैसे हो? बढ़िया है, सब सारी चीजें। भाई लड़कियों में कैसी लोग हैं? बढ़िया है, बैठ। इसके बाद मोबाइल चलाने लगते हैं सब लोग। आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ठीक है, कल से थोड़ा हम सही से बैठिए। आप लोग इधर बैठेंगे, ये दीदी लोग इधर बैठ जाएंगे, है ना? तो आगे पीछे का सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक, चाहे आ जाओ, अभी इधर हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ यहाँ से आप इधर हो जाओ, पीछे जाओ, इधर आ जाओ, आपको करो आ जाए, और जाओ पीछे से बैठ के आओ, अब जाओ संजय, उधर ही जाओ, आगे बैठ जाए, लेकिन आगे नहीं बैठ सकते है ना? आगे मतलब यहाँ तक जाओ, अभी जाओ उधर पीछे, और पीछे रखो, बिल्कुल लास्ट तक जाइए आप लोग, है ना? अभी ऐसे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, अभी और आ जाएंगे, अभी आए नहीं हैं, कहीं गए हैं घूमने के लिए सब लोग, है ना? ठीक है, तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। क्लियर है सारी चीजें? अगर स्वर का मतलब समझो, भैया कितने लेट आओ, उधर बैठ रहे हो, पीछे पीछे, हाँ इधर लड़के बैठ, उधर नहीं है जगह तो उधर सर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वहीं बैठे हैं। आज वो नहीं आए, भैया सामने से आए थे, एक्सीडेंट हो गया ना अरे यार ऐसा अपनी बाइक से चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आप लोग आए अभी तुरंत, तो हमने लिखवाई हेडिंग कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। एक है अग्र स्वर, दूसरा कौन सा है? मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। कहने का मतलब है कि जीव के आगे के भाग से अगर बोले जाए जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब आप पेपर में आएगी सारी चीजें, तो आप जीभ से थोड़ी बोलेंगे कि ई बोले तो कहां से बोली जा रही? नहीं, याद रखना, अग्र स्वर मतलब है आगे की ओर। कैसे? आगे की ओर। तो देखो ये आगे की ओर जा रहा है, इनकी जो कोकड़िया है यहाँ पर, ये जो किधर जा रही? आगे की ओर जा रही, ए भी जा रही, यहाँ पर ए भी जा रही, ए भी जा रही, इधर। तो इसका मतलब आपको चीजें यहीं पे सीखना है, कैसे भी करके फोकस करना है, रटना नहीं ये चीजें कि हमें सीखने की 4 चीजें हैं जो अग्र स्वर है। नहीं, आप देखो इनमें ऐसा क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है जो आगे की ओर दिख रहा हो? तो ये ई है, इसमें देखो ये आगे की ओर जा रहा है, ए भी आगे की ओर, ए भी आगे की ओर, ए भी आगे की ओर। लेकिन पश्च स्वर कोई आगे की ओर जा रहा है? सब पीछे की ओर आ रहा है। ये देखो, इस सब देखो, यहाँ से सीख सकते हैं चीजों को, आप समझ सकते हैं कि वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन अगर कुछ ले जाए तो चीजें आपकी रटी ना हो, रटी हुई चीजें वहां तुरंत भूल सकते हैं। और बचा हुआ है मध्य स्वर, जिसे क्या कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। एक ही बचा, और जब एक अकेला व्यक्ति होता है बेचारा उदास रहता है कि नहीं रहता है? तो कितनी बढ़िया बात है, जो आपके छोटा है वो अकेला है और उसे क्या कहा गया? उदासीन स्वर कहा गया। क्लियर सारी चीजें? चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं हम लोग, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लिखना है इसको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट हेडिंग होगी उससे लिखना।
लिखो हेडिंग मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? दो प्रकार से किया गया कि 4 प्रकार से किया गया? और याद रखो, चीजें रिवीजन करो, है ना। कितने प्रकार से किया गया बेटा? 4 प्रकार से। हाँ बिल्कुल सही बात। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपके 4 प्रकार से किया गया। एक है आपकी समृद्ध स्वर, दूसरा क्या होता है? अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, तो लिखेंगे सभी लोग, लिखो समृद्ध स्वर जो होगा आपके अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा क्या होगा? विवृत स्वर। क्या कहोगे? विवृत। और चौथा क्या होगा? अर्ध विवृत। कुछ याद नहीं करना, अपने आप याद हो। आपसे पूछा जाए मुख खुलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सिर्फ 2 ही तो याद रखना है। एक आपके समृद्ध, फिर दूसरा आधा है समृद्ध, अर्ध समृद्ध बोल दिए। तीसरा क्या है? विवृत। और चौथा क्या है? अर्ध विवृत। समझ रहे बात को? जैसे हमने कहा समृद्ध, फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है? अर्ध समृद्ध। इसके बाद क्या है? विवृत। और फिर कौन सा है? अर्ध विवृत। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, देखो जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। क्या कहोगे? मुख लगभग बंद हो। याद रखना है चीज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलने में आपका मुंह लगभग बंद ही रहता है? क्या कहोगे? ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या हो सकते हैं सब सारी चीजें? तो होंगे ना। जैसे आप ई बोलेंगे, क्या बोला? ई, छोटी ई, बड़ी ई, कहोगे छोटा ऊ, और क्या कहोगे? बड़ा ऊ। ये जो चीजें हैं आप लोग याद रखेंगे। छोटी ई जैसे आपने बोला तो आपका मुंह थोड़ा सा खुला होगा, लगभग बंद ही होगा, जरूर नहीं खुला ही होगा। ठीक है, जैसे आपने ई अगर बोलेंगे आप लोग, किसी चीज आपको बोलेंगे तभी समझ में आ रही चीजें। जैसे कहा कि समृद्ध, समृद्ध मतलब है कि लगभग मुंह कैसा हो? बंद हो। जब भी हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुंह है वो लगभग कैसा रहे? बंद रहे। और जब भी आप ई बोलते हैं तो आपका मुंह कैसा रहता है? लगभग बंद रहता है। बड़ी ई बोलते हैं, बोल के भी देखेंगे तभी पता चलेगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलेंगे तब भी आपका मुंह कैसा रहेगा? लगभग बंद रहेगा। तो इसे वो क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद हो उन्हें क्या कहते हैं? कहोगे समृद्ध कहते हैं। और कौन कौन से हैं? कहोगे 4 हैं। ठीक है, अब कौन सा बचा है? अर्ध समृद्ध। तो देखो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ये जो इस परिभाषा को हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, लेकिन इस परिभाषा से कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि अभी अब हम कहें जैसे आपका मुंह आधा बंद है, हम कहें आधा खुला है,
अब दूसरी बात कहें आधा खुला है तो इसमें क्या अंतर है ना। हमने कहा इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो वो कौन स्वर है आपके, ए और ओ। क्या कहोगे, ए और ओ। तो लिखेंगे इसमें ए और क्या कहोगे, ओ। ये दो इसमें आ जाएंगे। जैसे अर्ध विपरीत में भी आ जाएंगे। ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो हमने कहा अभी लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे तब आपको लगेगा कि परिभाषा तो कंफ्यूज करती है। अब देखो विपरीत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला हो, क्या लिखोगे यहाँ पर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। कौन सा स्वर होगा, कहोगे एक ही होगा जिसका नाम क्या है, आ। जब भी आप बड़ा आ बोलेंगे तो मुंह पूरा खुलेगा आपका, है ना। तुरंत ट्राई करके देख लिया करो, है ना, शायद रसगुल्ला आ जाएगा मुंह में। अब इसके बाद यहाँ देखो कितनी बेहतरीन परिभाषा आती है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग नहीं लिखना है, ऐसा देखो आधा खुला उच्चारण में मुख आधा खुला हो तो वो आपके अर्धविपरीत कहलाते हैं। अब बताओ है कौन कौन से स्वर है, तीन रह गए और तीन कौन कौन से हैं, छोटा आ, औ और आई, ठीक है। तो क्या कहोगे, छोटा आ हो गया और क्या कहोगे, ओ हो गया, ओ तो यहाँ पर हो गया, आओ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और आय हो जाएगा। क्या कहोगे, आगे पीछे लिख सकते हो तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये है अर्धविपरीत। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, समस्या आपकी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर मुख आधा बंद हो और मुख आधा खुला। अगर आधा खुला तो आधा बंद है, और अगर आधा बंद है तो आधा खुला है ना। तो इससे अगर इस परिभाषा से अगर आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आपसे बनेगा नहीं कुछ, बनेगा क्या। ऐसा तो है नहीं कि आधा बंद कहें तो अलग प्रकार होता है और आधा खुला कहें तो अलग प्रकार से होता है, नहीं होता। लेकिन सभी चीजें हमें पढ़ना है, हर जगह आप लोगों को हुनर ही नहीं कहीं करेला नहीं मिलेगा। वहां तो हमने सीख लिया, अगर सवाल जो आगे की ओर गिर रहे हो झुक रहे हो तो क्या कहोगे, छोटी बड़ी ई ए और आई। उदासीन स्वर की बात करें आप कहोगे सिर्फ एक ही होता है, छोटा आ। और हम कहें पश्च स्वर की बात करें तो पांच, क्या कहोगे, बड़ा आ और कौन सा हो जाएगा, बड़ा के साथ साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और क्या कहोगे, आओ आओ, वहां पे क्लियर है ना। और आगे स्वर हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी समस्या है। समृद्ध को तो याद कर सकते हैं कि सबको बुला लो, किसको बुला लो, सबको, ई को बुला लो, ऊ को बुला लो। कहने मतलब है किन किन को बुला लें, जो घर पे आपके निमंत्रण है और मम्मी ने कहा कि सबको बुला लो, सब मतलब समृद्ध स्वर, और सबको मतलब तुमने कही किन किन को बुला लें, तो मम्मी ने कही ई को बुला लो, ऊ को बुला लो, है ना। तो आपके ई आ गए और कहाँ गए, ऊ आ गए। याद रखना सारी चीजें। अब देखो अर्धविपरीत, अर्धसमृद्ध की बात करें तो यहाँ पर एक है विपरीत स्वर। तो विपरीत का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता होता है। सर एक स्वर है आ, कौन सा, वो भी बड़ा आ। और जब बड़ा बोलेंगे तो आपके क्या होगा, मुख पूरा खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अर्धविपरीत, तो याद रखना ए और ओ, कौन कौन से, ए और ओ, है ना। और इसके बाद अर्धविपरीत में देखेंगे तो क्या कहोगे, छोटा आओ और ये। देखो यहाँ पर चीजें सीख रहे हो आप, थोड़ा और दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे अपने तरीके से तो ये भी सीख जाएंगे। देखो समृद्ध में क्या कहा, ई को बुलाओ, ऊ को बुलाओ। इसके बाद अर्धसमृद्ध में बोले अब क्या करें, तो ए और ओ रह गए, तो ए और ओ को भी बुलाओ। ई और ओ तो हो ही गए, ए और ओ भी हो गए, है ना। तो आपके समृद्ध में आपके ये बन गए और अर्धसमृद्ध में ये बन गए। अब ये वाला तो विपरीत तो याद ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है बीपीएल वाले सभी लोग बैठे हुए यहाँ पे, है ना। गरीब तो नहीं है सब लोग, बुद्धि से, वैसे नहीं पैसा की बात नहीं कर रहे,
हाँ गरीब की बात हो रही, बुद्धि से गरीब। और इतने से कोई नहीं है मतलब ये चीज याद ना कर पाए, करेंगे। अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो चीज याद होगी। ठीक है, क्लियर सारी चीजें नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। समय कितना हुआ? 7 समय। देखो अब है कोष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण बनाइए हेडिंग सभी लोग। कोष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। एक होगा वृत्तमुखी, एक होगा आवृत्तमुखी। ठीक है, एक क्या होगा? वृत्तमुखी हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? आवृत्तमुखी। दूसरा लिखेंगे। अच्छा, वृत्त ऐसे लिखने का? नहीं, आगे लगा दो। हाँ, आगे लगा दो। अच्छा, वृत्त में वृत्त सही बताओ, ऐसे लिखने का? वृत्तमुखी ऐसे? क्या कर रहे हैं? गलत नहीं हो रही? आपने तो बोला था कि वृत्त बोला था। हाँ, तो देखो ऐसे लिखना है, वृत्तमुखी, और यहाँ पर लिख देना आवृत्तमुखी। ये वाली जी की मात्रा नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। आवृत्तमुखी, ठीक है, ये आएगा। ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आपने लिखेंगे तो ये सब चीजें वहां पहुंचेंगी। आप जब आप क्या पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध को पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें आपको पता चलेगा कि भी कहाँ बोलना है और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगाना है। बड़ी समस्या होती है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋषि बोलते हैं। ऋषि थोड़ी होता है, हरि होता है ना? तो याद रखना ये जी है आप। ठीक, अब ऋषि लिखना है तो ऐसे ही लिख दो ऋषि। ऋषि लिखने के लिए तो ऐसे लिखना पड़ता है ना ऋषि। अभी तो बोला ऋषि, लेकिन आप कहो ऋषि को ऋषि बोलना है तो ऋषि जरूरत का जरूरत है कैसे? नहीं है जरूरत, कोई बात नहीं। एक हो गया आपके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक है आपकी वृत्तमुखी, दूसरा कौन सा है? अर्ध वृत्तमुखी। ठीक है, चलो लिखो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में, पहले वाले में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो, ओठ मतलब ओठ है ना, गोलाकार हो। अब बताओ ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें आपके होंठ जो है गोल हो रहे? ऊ भी हो रहा है ना, एक वृत्त बन रहा है ना गोला, तो बड़ा ऊ और ओ आओ, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, अब देखो तो कैसा आगत सर, आगत भी है इसमें। हाँ, आगत दिया जाएगा, लेकिन आगत की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? छोटा ऊ, क्या कहोगे? बड़ा ऊ, और क्या कहोगे? ओ, और क्या कहोगे? आओ। तो ये जो जब भी आप स्वर बोलेंगे तो आपके होंठों की जो आकृति होगी वो कैसी होगी? गोलाकार। नहीं थी पता? कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो ओ बोल रहे
छोटा ऊ बोल रहा है, उसकी जो हम बोलेंगे तो जो हमारा मुंह होगा, जो होंठ होंगे, वो कौन सी आकृति बनेगी उसकी? गोलाकार। ठीक है। अब जो बाकी के स्वर बचे हैं, छोटा आ, बड़ा आ बचा हुआ है, इसमें आपके होंठ जो है वो गोल नहीं हो रहे। गोल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? वृत्त कैसे हो रहा है? आवृत्ति, ये वृत्तमुखी है और कैसे हैं? आवृत्ति। देखो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? आवृत्तमुखी स्वर। वृत्त के जैसे एक वृत्त देखा ना आपको? नहीं देखा? देखा होगा ना? गोल सर्कल है ना? तो वृत्त एक अलग चीज होती है, गोला अलग चीज होती है। अच्छा तो गोला में वृत्त में अंतर है कुछ? है ना? तो वही अंतर है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि परफेक्ट नहीं पता चलेगा। यहाँ पर बोलने के आधार पर तो चीजें आपको याद भी करनी होगी। और यहाँ पर कौन से होंगे? यहाँ पर है, बाकी वहां पर हो जाएंगे। तो बचे हुए कौन कौन से? कहोगे छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है और आई है। तो लिखो छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। आपने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में हो तो गोलाकार, और यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में हो तो वृत्तमुखी हो। यानी सर इसमें भी गोलाकार है, इसमें भी गोलाकार है। नहीं, वृत्तमुखी मतलब गोलाकार हो, लेकिन जैसा इसमें गोला और वृत्त में अंतर होता है। तो वृत्तमुखी की परिभाषा तो हो तो गोल हो, हाँ, और यहाँ पर है कि वृत्तमुखी तो अर्थात जो हो तो गोल हो, तो वृत्तमुखी है। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन ये वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी में इसमें आपको देखना है गोलाकार, और यहाँ पे देखना है वृत्त के जैसे। यही है चीज यहाँ पे। यहाँ पे सर आपको गोलाकार ही है, वृत्त भी आपको थोड़ा गोलाकार होता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा होता है। बोल के देखिए, यहाँ पर गोल हो बिल्कुल, और आवृत्तमुखी में आपके वृत्त के जैसे। ठीक है, हाँ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल गोल हो एकदम से, और यहाँ पर बिल्कुल गोल ना हो। ठीक है। और ये परिभाषाएं आप जब भी देखेंगे लिखवा दी गई हैं, बुकों में बताई गई हैं, लेकिन ये आपके बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। सर आपको यहाँ लिखना है आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए और आई, ये याद रखो, है ना? हमने कहा था ये परिभाषाएं आपको कंफ्यूज करेंगी, वहां पर भी करेंगी, पर परिभाषा कंफ्यूज कि सर आधा बंद है और आधा खुला, इसका मतलब क्या है? तो समस्या थोड़ी यहाँ पर आ जाती है। वो जो दिखा दी जिससे चीज तुमको कुछ याद हो जाए, लेकिन यहाँ पे परिभाषा की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको ये बताना था। ठीक है, हमने कहा तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत स्वर हमने बताया आपको, ठीक है। सजातीय स्वर बताए हमने आपको, विजातीय स्वर भी बताए आपको, मूल स्वर बताए हैं आपको, लिखने के आधार पर स्वर बताए, बोलने के आधार पर स्वर बताए हमने आपको। कहने का मतलब है कि स्वरों का वर्गीकरण हमें करना था, तो हमने पूर्ण रूप से स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। अब स्वर में कोई भी चीज नहीं बची है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया सबका? चलो एक बार चीजें आपसे पूछ ले, इसके बाद आपके स्वर तो समाप्त हो जाते हैं। फिर अपना नंबर आता है किसका? व्यंजन का। किसका नंबर आता है? व्यंजन का नंबर आता है। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में बताई, हमने स्वरों के बारे में जब हमने पढ़ना चालू किया, तो आप बताओ कि जो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है वो कितने होते हैं? लिखने के आधार पर कितने होते हैं? लिखने के आधार पर 11 है ना? हाल तो भूल गए। और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। क्यों होती है? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ली को भी लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ली को शामिल नहीं करते, क्योंकि जब हम ली बोलते हैं तो उसमें स्वर नहीं आता है, एक व्यंजन की आवाज आती है।
किसकी आवाज आती है? व्यंजन की आवाज आती है। कल हमने बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। बनाओ हेडिंग व्यंजन। और सबसे पहले व्यंजन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। कल बताया था, हल कहते हैं। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। तो बनाओ हेडिंग व्यंजन। तो ये तो लिखवाना नहीं होगा, जो स्टूडेंट नए हैं वो लिख सकते हैं, लिख लो। व्यंजन को संस्कृत में अलग लिख लेना। यहाँ पर तो आपके एक सर्किल बनने वाला है, ऊपर लिख लो, बराबर से लिख लो। यहाँ पर यहीं पर लिख सकते हो, लिखो ऐसे। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल कह दो या हलंत कहते हैं, पता है ना? हलंत लगा देते हैं किसी अक्षर में। लगाते क्यों लगाते हैं? जैसे कोई अक्षर ऐसा होता है जैसे उसे आधा लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? आधा लिखना होता है। अगर किसी अक्षर को आधा लिखना होता है, जैसे आप उसे आधा नहीं कर सकते तो उसे आधा करने के लिए क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। जैसे हम कहें जो आपके बना हुआ है हाँ, अब इसको आधा कैसे लिखोगे आप? तो इसमें आप क्या करोगे? हलंत लगाओगे। जैसे हम कहें टा लिखना है आपको, तो इसे आधा लिखने के लिए क्या करोगे? क्या लगाओगे? हलंत लगाओगे, आधा हो गया। आप लोग ट्रिक लिखते हैं ना, ट्रिक। तो ये जो ट्रिक की व्यवस्था है, इस प्रकार से ट्रिक लिखा हुआ है। तो इसमें आपके रा भी है ना? और एक चीज आपको दिख रही है वो क्या है? हलंत है। तो कहने का मतलब समझो यहाँ पे जो रा है वो बताओ वो पूरा है कि टा आपके पूरा है? जैसे हमने कहा यहाँ पे टा बना हुआ है और रा भी बना हुआ है, तो इन दोनों में से पूरा और आधा कौन सा है? अच्छा आप बताओ क्या लग रहा है आपको इसमें? ये टा आपको पूरा लग रहा है या रा पूरा लग रहा है? रा पूरा लग रहा है। सबको रा पूरा लग रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हम पढ़ेंगे रा के प्रकार। सिर्फ कोई भी अक्षर हो, अगर ऊपर अगर रा लगा है ऐसे, तो समझो वो रा कैसा है? आधा है। और किसी भी अक्षर में अगर नीचे रा लग रहा है, समझ लीजिए वो रा कैसा है? पूरा है। और जिस अक्षर में लग रहा है वो अक्षर कैसा है? आधा है। हृदय लिखते हैं हम लोग। अब इसमें हृदय में आपको समझ में आ रहा होगा कि आ तो पूरा है और रा कैसा है? आधा। लेकिन एक गलत फहमी है शुरुआत से ही। इसमें जो रा है वो कैसा है? पूरा है। और हा कैसा है? आधा है। हृदय नहीं बोलते, हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय। रा से शुरुआत होती है इसकी। लेकिन अब उच्चारण में हमने चीजें बचपन से सीखी है भाई, तो वही चीजें याद है। हृदय कहते हैं, लेकिन सही शब्द होता है हृदय। क्या होता है? री से आवाज निकलती है, हृदय, है ना? चलो कोई बात नहीं, इतनी सीखो। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और क्या स्वरों को किसी की सहायता लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। लेकिन जो व्यंजन है क्या वो आत्मनिर्भर है? नहीं है। उन्हें किसी की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को सहायता किसकी लेते हैं? स्वरों की। स्वरों की सहायता लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो। एक होगा आपके का वर्ग, और का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? का, हा, गा, हा, और क्या कहेंगे इसे? बताओ इसे क्या कहेंगे? अंगे कहेंगे। अड़ा नहीं कहेंगे। अभी देखना, सब अड़ा कहते हैं ना तीनों अक्षरों को। इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? कहोगे अब आएगा चावल। चावल में क्या आएगा? चा, छा, जा और झा। अब बताओ अब आने वाला है ये, इसे क्या कहते हैं? क्या कहोगे? इसे कहेंगे इया। अड़ा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इया होता है, इया, है ना? अभी तक गलत पढ़े ना हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अब तो सही पढ़ो। ठीक है, अभी तो बहुत सी चीजें गलत पढ़ी। बताओ जब पढ़वाना आप छोटे में जब पढ़ते थे, एक दो में सीख रहे थे,
तो फल सीखने की क्या जरूरत है? मैडम पढ़ाती करेंगी पढ़ाती। अच्छा मैंने पता नहीं ना। और दूसरी बात ये है कि भाई कुछ चीजें छूटी हुई थी, आज ये पूरी कर दो। अभी तो कर रहा है सर। अब जैसे बचपन में पढ़ाते थे, बोल देते थे पृथ्वी कैसी है, गोल है। क्या ट्रांसपेरेंट पृथ्वी गोल है क्या? लकीली है। हैं? लकीली है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है? चपटी है थोड़ी सी। चपटी कहते कहते ये क्यों बोला? आप कहते हो सर ने बताया हमें तो गोल है और चपटी है ध्रुवों पे। सर ने तुमसे मेरी लकीली हो। लकीली बोला सर। अब सर ने इसलिए बताया कि आपको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में। अगर आपसे पहले ही कह देते आपसे कि कैसी है, लेकिन हम बजाने जियोड है, कैसी है, जियोड है। जियोड एक आकृति होती है खुद में। कोई बोल दिया कि अंडाकार है ना, किसी ने बोल दिया गोल है, किसी ने बोला गोल तो है लेकिन ध्रुवों पे कैसी है, चपटी है। तो ये चीज आप लोग उस समय समझ पा रहे थे। टीचर ने कहा कि बच्चे जो समझ पा रहे हैं वो जिन्हें समझाओ, आगे चल के जब आगे पहुंचेंगे तो इनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा और ये अच्छे समझेंगे, है ना। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब समझेंगे ज्योग्राफी के बारे में। पानी कैसे बरसता है, शंख बजाने से नहीं बरसता। लेकिन मैं तो सब पूरी बनाते वहां पे रोली करी जाती है। रोली बनी ना। हाँ दीदी समझा रहे हैं। साइंटिस्ट परेशान ठीक है। इसके बाद आएगा टावर, लिखो बस शांत रहो। इसमें क्या आएगा? टा, था, रा और धा और क्या आएगा? अब इसे कहेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? टावर का आएगा। अब इसे क्या कहेंगे? यहाँ से आएगा टा, टा के बाद क्या आता है? था, फिर क्या आता है? दा, फिर क्या आता है? फिर ना आता है। सही बात है। इसके बाद कौन सा वर्ग आ जाएगा? पा वर्ग आ जाएगा। और पा वर्ग में याद रखना क्या कहोगे? पा, पा, क्या बात? आवाज भी देनी कर पा, फा और बा। इसके बाद भा और ये क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। याद रखिए ये सारी चीजें। हमने कहा का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, सीधा पूछ लिया जाता है आपसे। समझ रहे बात को? तो क्या याद रखो? का वर्ग में का, खा, गा, घा और क्या कहोगे? अंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा और झा और क्या कहोगे? निया। और इसके बाद टा वर्ग में कहोगे टा, ठा, डा, ढा और णे। और इसके बाद ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और इसके बाद पा वर्ग में पा, आ, बा, भा और भा। ये आपके क्या है? वर्ण है। वर्ण कितने हैं आपके? याद रखना 5 हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। ठीक। अब यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आप चाहो। इसको अलग अलग करना है आप, ठीक है। बढ़िया आकृति बना लेंगे आप लोग, ठीक है। एक पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग है और ये कौन सा है? चौथा वर्ग। और ये कौन सा है? 5वां वर्ग। ये भी आपको लिखना है क्योंकि आगे चल के जब हम अल्पप्राण और महाप्राण को पढ़ेंगे तो आपसे पूछ रहेगा पहला और दूसरा अल्पप्राण है कि महाप्राण है, सघोष है कि अघोष है। ये पढ़ना है ना हमें, तब हमें ये चीज जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने आप ऊपर भी लिख देंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या कहोगे? 5वां कहोगे। और हमने कहा था व्यंजन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? व्यंजन। और सिर्फ यहाँ व्यंजन की अगर बात है तो यहाँ पर हम स्वर को निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे? स्वर को निकाल देंगे। और हम जब हम स्वर को निकालेंगे तो इन सब अक्षर में क्या लगाएंगे? हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हलंत। तो अब ये पूर्ण रूप से क्या बना है? व्यंजन बना हुआ है। अभी ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं था, समझ रहे? इसमें स्वर था। अब लेकिन हमने इसमें हलंत लगा दिया तो ये क्या बन गए? आपके व्यंजन बन गए। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। अब बताओ ये जो अक्षर हैं वो टोटल कितने हैं? 25। और ये जो 25 जो आपके व्यंजन हैं इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो ये जो 25 हैं इनकी संख्या कितनी है? 25। तो ये जो 25 के 25 क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपकी जो झा दिख रहा है, चा दिख रहा है, ये कौन सा व्यंजन है? तो क्या कहोगे? स्पर्श व्यंजन है।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कहोगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 25। याद रखेंगे चीजें, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब आपने देखा कि एक अक्षर ये है डा और डा। अभी यहाँ पर आपने एक अक्षर और देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, होता है कि नहीं होता? और ये दोनों जो अक्षर होते हैं ये कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त, क्योंकि यहीं पे प्रयोग होते हैं ना, डा डा। ये आपके डा है और ये आपके क्या है? अड़े है, अड़े अड़े है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों का बोलने का जो उच्चारण है वो भी अलग है। डा नहीं कह सकते, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा? डलिया लिखा है यहाँ पर। अगर हम ऐसे कर दें तो ये डलिया माना जाएगा क्या? कभी देखा आपने डलिया इस प्रकार से लिखा हो? नहीं लिखा है ना। तो हम देखेंगे अगर हम सड़क लिख दें तो क्या सड़क ये सही है कि सड़क ये सही है? बिंदी ऐसी मन से नहीं रखा कि मतलब लिख रहे कौन मन हो जाए तो बिंदी रख दे, और कौन मन नहीं है तो बिंदी नहीं रखी। तो हमें पता होना चाहिए कि बिंदी का बहुत महत्व है। अगर ये लिख दिया तो सड़क शुद्ध है और ये बड़ा सड़क कैसी है? अशुद्ध है। पढ़ेंगे बहुत अच्छी से। तो ये जो व्यंजन है आपके डा और ढा, इसे क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो आपके कैसे हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन। 25 आपके कैसे हैं? स्पर्श व्यंजन। अभी आप देखेंगे जो पांचवा अक्षर दिखाई दे रहा है सबका, पांचवा वर्ग, ये जो पांचवा वर्ग है इसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। कहोगे पांचवा अक्षर है, इसे कहते हैं हम नासिक। क्या कहोगे? इसे हम कहते हैं नासिक व्यंजन। याद रखना सारी चीजें। बनाओ तुरंत कितना? और स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, बताओ कौन सा है? स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, तो इसे भी याद रखना। आप कहोगे बल्कीय व्यंजन। कहते हैं ना बेटा? नासिक व्यंजन हो गए आपके। कौन से नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? कहोगे पांचवें वर्ग। पांचवा वर्ग सभी का पांचवा है। का वर्ग का भी पांचवा अक्षर, चा वर्ग का भी पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर, इसे पंचमा अक्षर भी कहते हैं। लिख लो, एक पॉइंट और याद आ गया, लिख लो पंचमा अक्षर, लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे आप। 7:30 बज गए। अगर 7:30 बज गए तो क्लास नहीं शुरू की जाएगी आपको। 5 मिनट बाकी है ना। अंतस्थ व्यंजन और लिख लो तो व्यंजन करा देते हैं। अच्छा, अंतस्थ कैसी लिखी जाती है? कभी कभी चीजें कोई गलत लिखते तो कुछ भीड़ होती है चीजें। अंतस्थ ऐसी नहीं लिखी जाती है ना, कि अंतस्थ ऐसी लिखी जाती है। कौन सही है यानी पता नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जय वाली सही हो सकता है ना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो लिखो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संख्या होती है इसकी 4। कहोगे या, रा, ला और वा। ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, याद रखना। अभी सारे व्यंजन पूछे जाते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? या, रा, ला और वा जो है इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो हमने आज व्यंजन को भी पढ़ लिया, लेकिन अभी व्यंजन पूरे नहीं हुए। अभी व्यंजन में बहुत चीज सारी चीजें पढ़ना है, तो हम कल पढ़ेंगे। और कल लगभग आपकी जो वर्णमाला का टॉपिक है ये आपकी समाप्ति हो जाएगी।
तो थोड़ा जल्दी आया करो, जब 6 बजे का समय है और आप लोग कितने बजे आ रहे? 7 बजे आ रहे, 7 पौने 6 7 बजे आ रहे। और इस समझ लो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे हम कह रहे 6 बजे का समय है तो 6:20 तक आ जाओ। हम समझ रहे सुबह जाने में समस्या हो रही, हमें भी हो रही है ना, लेकिन समस्या का सामना करने पड़ रहा। सुबह 4 बजे जगने के बाद फिर सो जा ना 4 बजे लगे और पता नहीं 4 से कब 6:30 बज जाए पता नहीं चला, है ना। भले रात में नींद आए ना आए, लेकिन 4 से 6:30 बजे तो क्या है, अगर किसी चीज को हमें पाना है तो हमें क्या करना होगा? आनंद जैसी चीजों को तैयार करना होगा। आनंद का त्याग नहीं करना है ना। आनंद एक व्यक्ति भी है, देखो जी बैठा हंस रहा हो, हम और आनंद त्याग करोगे तो ठीक है, आनंद को त्याग नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी अब देखो समस्या क्या है, आप लोग जो आज हमने चीजें पढ़ाई हैं उसका आप नोट्स भी बनाइए, है ना। तो अगर एक बार नोट्स बनेगा तो आपका चलेगा। अगर आपको उसमें चली के बाद कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा आपको आगे चल के, वैसे तो हम कह रहे हैं समस्या ही ना ऐसी पढ़नी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, तो वो अभी पढ़ लो 6 महीने, बस सिर्फ 6 महीने अपनी जिंदगी की ऐसे दे दो तो सोच लो हमें किसी का से संपर्क नहीं रखना, जितना भी नेटवर्क है समाप्त करो। इसके बाद अगर जॉब लग जाए फिर कान छू लेना हाथ जोड़ के, किताब होती है, आज के बाद नहीं पढ़ा। अभी तक हमने बहुत पढ़ा है ना, होती है ना सब पढ़ने की समस्या बड़ी समस्या होती है, हम जानते हैं पढ़ने में बड़ा त्याग होता है, लेकिन जब जॉब लग जाए तो पैर छू लेना उसकी और हाथ जोड़ के कि बस अब एक तरफ हो जाओ, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो लोग लेट आए उनके लिए वीडियो बन रही। अच्छा बताओ, जो सिलेबस था यूपी पुलिस का कितने लोगों ने नोट किया? करो देखो, अगर तैयारी यूपी पुलिस की कर रहे तो जहाँ लेटर को बाकी सामने नोट कर लो। हमने एक वीडियो बनाई है सर, वो वीडियो में हमने सारे वो टॉपिक आपको बताए हैं जिसमें सिलेबस चल नहीं आ हमें चैनल एकदम फेमस इंडिया के सर्च करने से आ जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग चैनल को कैसे करेंगे? आप उसमें क्या करेंगे? द माइंड पावर लिखेंगे, माइंड पावर, और समथन अगर लिख देंगे तो तुरंत ही आ जाए। द माइंड पावर कोचिंग समथन लिख देंगे तुरंत आ जाएगा। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें यूपी पुलिस का आपने सिलेबस पढ़ा है पूरा, तो उस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना और उसके बाद उसे बढ़िया से चिपका लेना। और हिंदी का सिलेबस है तो उसमें जैसे बड़माला समाप्त हो जाए तुरंत टिक लगाओ कि हमने हिंदी पढ़ ली, हिंदी के हमने बड़माला को पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और ध्यान रखना, अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे बड़माला समाप्त होगी, क्वेश्चन भी कराएंगे 10-50 क्वेश्चन कराने के बाद जब टेस्ट होगा तो नंबर आपके पूरे में पूरे आने चाहिए, है ना, पूरे में पूरे। तो बनाओ व्यवस्था। और भी है।